नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भेंट की। आपको बता दें कि उन्होंने राज्य में खेलों के सर्वांगीण विकास और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक खेल अधोसंरचना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार की भूमिका के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में एक नई पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से जिला अल्मोड़ा के डीडा पानी में खेल सुविधाओं की स्थापना, देहरादून में आइस स्केटिंग रिंग का संचालन और टिहरी में साहसिक प्रशिक्षण केंद्र का उच्चीकरण के साथ साथ चंपावत के महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉलेज में इंडोर रॉक क्लाइंबिंग की भी सुविधा और 95 विकास खंडों में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति देने की मांग की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले में डीएम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल वृद्ध होना बहु बच्चों को बेघर करने का अधिकार नहीं देता। मामला एक राजपत्रित सेवानिवृत्त पिता का था जिसने की फ्लैट की लालसा में अपने ही बेटे और बहू के साथ साथ 4 वर्षीय पोती को घर से बाहर निकलवाने की साजिश रची थी। तो वहीं पिता ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम का हवाला देकर डीएम कोर्ट में याचिका को दायर किया था, लेकिन मात्र 2 सुनवाई में ही डीएम ने असलियत को समझते हुए बहू और बेटे को फिर से घर में कब्जा दिलवाया है और पिता की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि डीएम ने अपने फैसले में कहा है कि इस कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षा देना है, न कि उसका दुरुपयोग कर परिवार को बदहाल करना है। उन्होंने यह भी चेताया है कि जो कानून का दुरुपयोग करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, बेटे के परिवार को बाहरी तत्वों से पिटवाने के आरोप पर भी डीएम ने एसएसपी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला अब एक नसीर के रूप में देखा जा रहा है जो कि अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उत्तराखंड की राजनीति में खनन माफियों को लेकर एक बार फिर से हलचल मच गई है। आपको बता दें कि इस बार पूर्व मंत्री कैबिनेट के जो है उन्होंने और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। जी आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में रावत ने खुलासा कर दिया है कि बीजेपी की सरकार में खनन के माध्यम से 30 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी बनाई गई है और जिससे कि पार्टी संचालन के लिए उपयोग भी किया जा रहा है। तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से सुतला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 तक। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद करा। मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निसंग के समय में
ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से आदेश हो रहे हैं, सचिव की ओर से आदेश हो रहे हैं, डीएम की रिपोर्ट सेम डेट लग रही है और सेम डेट खनन का पट्टा या क्रेशर स्वीकृत हो जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है खनन घोटाला। अगर आज ईडी खनन घोटाले की जांच कर दे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार इसमें जेल में होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी मांगों को लेकर देहरादून की ओर कूच कर रहे किसानों और हरिद्वार की पुलिस के बीच बहादुराबाद टोल प्लाजा पर तीखी झड़प हो गई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसान बिजली के स्मार्ट मीटर हटाने, बिजली बिलों में कटौती और गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ साथ जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर देहरादून स्थित ऊर्जा भवन का घेराव करने जा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन को आंदोलन की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी और लेकिन जब किसान हरिद्वार देहात से एकत्रित होकर देहरादून की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें बहादुराबाद टोल प्लाजा पर रोकने का प्रयास किया और इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की और जिससे कि हालात बेकाबू हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा और जहां नाराज किसान वही टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। आपको बताते चले कि हालात पर फिलहाल पुलिस और प्रशासन नजर बनाए। खबर गैरसैंण से है जहां पर उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई सत्र अवधि कम होने पर चर्चा होने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि 2024 में विधानसभा महज 10 दिन के लिए ही चली। तो वहीं बात करें 2023 में भी महज 10 दिन के लिए चली थी। तो वहीं 2022 में तो केवल 7 दिन तक ही विधानसभा सत्र चला। वहीं अभी हाल ही में गैरसैंण सत्र में भी सत्र की अवधि कम होने पर सरकार की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार गैरसैंण में पिछले 11 सालों में कुल 9 विधानसभा के सत्र आयोजित हुए हैं। सरकार हर साल औसतन 3.5 दिन ही गैरसैंण में ठहर पाई है, जो कि सरकार के लिए आज भी एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि 2024 में विधानसभा सत्र महज 10 दिन चला था। सत्र की अवधि सरकार ने 4 दिन तय की थी और अगर किसी विषय पर किसी दिन व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा होगा इतने लंबे दिनों से व्यवधान चल रहा है लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने स्वतः पहले जो है 4 दिन का जो है सत्र आउट किया और 1.5 दिन में उसको निपटाने का काम किया। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है और उसमें 19 तारीख के कार्यवृत्त को स्वीकृति मिलती है और ये हुआ कि 19 तारीख को फिर से बैठेंगे, लेकिन सरकार ने कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि सरकार हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पा रही, इसलिए उन्होंने जो है बिना कार्य मंत्रणा की स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्य मंत्रणा से त्याग कर दिया है। खबर राजधानी देहरादून से है जहां सीएम के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए देहरादून की पुलिस का बड़ा कदम जो है सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वहीं इस दौरान यूपीईएस यूनिवर्सिटी में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया और जिसमें लोगों ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता भी फैलाई। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही एसएसपी देहरादून के निर्देशन में ड्रग्स फ्री कैंप्स अभियान तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जानकारी के अनुसार इस कैंप में छात्र छात्राओं ने शपथ पत्र भरवाकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। दून पुलिस का सख्त संदेश है कि यदि किसी भी पीजी या फिर हॉस्टल में ड्रग्स की शिकायत मिलती है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपीईएस यूनिवर्सिटी में मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि हर माह ड्रग्स से संबंधित गोष्ठी होगी और यह हर सप्ताह आयोजित की जाएगी।
मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वहां भूमि माफियाओं की बढ़ती बर्बादी अब खुले तौर पर प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ तक पहुंच गई है। जी आपको बता दें कि स्प्रांग रोड पर क्षेत्र पर एक हालिया मामला सामने आया है, जहां पर इस पे प्राकृतिक नाले की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। जहां पर स्थानीय निवासी नितिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उनके घर के पास से बह रहे नाले को पाइपलाइन के जरिए सड़क के नीचे से दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की है और यह कार्य देर रात जेसीबी मशीन के जरिए भारी बारिश के ठीक बाद किया गया और जिससे कि उनके घर में गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने पर वन विभाग के साथ साथ नगर पालिका परिषद के नागरिक मौके पर पहुंचे और जहां आपको बता दें कि तत्काल कार्य को रुकवाया गया है। तो वहीं मसूरी के GFO अमित कंवर ने इस पर पुष्टि करते हुए यह भी जानकारी दी है कि एक विस्तार पूर्वक जांच रिपोर्ट मंगाई गई है, जहां पर नियमों के खिलाफ पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी पहले से ही पार हो चुकी है और जहां पर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जहां मसूरी में 15,000 पर्यटकों और 25,000 स्थायी निवासियों के लायक थी, वहां आज की आबादी और दबाव कई गुना बढ़ चुका है और जहां पर स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर बेतरतीब निर्माण और प्राकृतिक संरचनाओं से छेड़छाड़ पर रोक नहीं लगी तो मसूरी एक प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। देखिए, मेरे को ये दिख रहा था कि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर कुछ गतिविधि चल रही थी। तो जब मैंने पता करा यहाँ पे लेबर से तो कुछ ऐसा बताया गया कि ये नगर पालिका का काम है। फिर जब मैंने इसमें और ज़्यादा तफ्तीश करी तो ऐसा पता चला कि ये नाला बंद करके इसे डाइवर्ट करके दूसरे नाले में डाला जा रहा है। तो मुझे कुछ शंका हुई, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं। तो आज सुबह मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाया और उसे दिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे नगर पालिका शायद ये कुछ ऐसा काम करा रही है कि यहाँ एक नाला बंद करके उसे डाइवर्ट करा जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने देखकर मेरे को तुरंत राय दी कि आप इसको बंद कराइए, क्योंकि आपका घर वैसे ही डेंजर जोन में है और ये नाला इधर से डाइवर्ट करने में, प्राकृतिक नाले को आप बंद करके आप उसको पाइपों में पानी डाल के किस तरह से आप सोच रहे हैं कि इसको आप वहाँ ले जाएंगे। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने इस बात को उठाया और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मसूरी पूरा डेंजर जोन में है और नाले बंद कर कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर है कि जो प्राकृतिक नाला चल रहा है उसको खोलने का प्रयास करें, रादर देन उसके नीचे उसको बंद करके आप उसको डाइवर्ट करें। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि क्योंकि मैं एंडेंजर्ड था, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ी और आप लोगों के माध्यम से फिर से कहूँगा कि इसको तुरंत रुकवाया जाए। अभी तक मैंने कंप्लेंट नहीं करी, पर जैसे कि आप लोग आ गए हैं तो आई एम श्योर कि ये बात उच्च स्तरीय जांच इसकी करी जाए। ये कौन कर रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इसको तुरंत इस पर रोक लगाया जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत ने अपने हमलावर तेवर में एक बार फिर से तेज हमला किया है। आपको बता दें कि मामला हरक सिंह रावत से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि सीबीआई ने जांच के बाद हरक सिंह रावत को एक मामले में क्लीन चिट दे दी है और ऐसे में हरक सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक हैसियत भी बतानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत का चुनावी इतिहास हर किसी को पता नहीं है। जो भी उनसे टकराया है वह या तो सीधा ऊपर चला गया या राजनीति में ही खत्म हो जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका का प्रभाव हरिद्वार स्थित रेस्क्यू सेंटर में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रेस्क्यू सेंटर में रहने वाले गुलदारों को खाने के लिए अब चिकन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वैकल्पिक मांस दिया जा रहा है और साथ ही रेस्क्यू सेंटर में भी आने वाले विजिटर्स और वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी पूरी तरह से जो तमाम निर्देश है उनका पालन करने के लिए कहा गया। आपको बताते चले कि ध्यान में रखते हुए बाड़े आदि में भी प्रवेश दिया जा रहा है और यह व्यवस्था आगे भी करीब 1 माह तक जारी रहेगी, संभावना है। हालांकि हरिद्वार जनपद में बर्ड फ्लू का कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है, मगर एहतियातन के तौर पर जिला प्रशासन ने पड़ोसी राज्यों और जनपदों से कुट मांस और अंडों के परिवहन पर भी रोक लगा दी है। देखिए, पिछले हफ्ते जो एडवाइजरी जारी की गई थी पशुपालन विभाग द्वारा, उसमें हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि जो काशीपुर का क्षेत्र है वहाँ पे कुछ बर्ड पॉजिटिव हुआ है।
तो हमने अपने, चूंकि हमारे संस्थान के अंदर कई गुलार हैं और मंदिरों की संख्या रहती है, तो सबसे पहले हमने क्वारंटाइन अपने सेंटर को किया। उसके बाद में वहाँ किसी भी तरह के विजिटर का जो स्टाफ हमारा जाता है वो प्रॉपर हाइजीनिक मेजर लेकर अंदर जा रहा है। तो चूँकि हमारे यहाँ जो गुलदार हैं उनमें हम लोग चिकन भी यूज़ करते थे उनको देने के लिए, तो वो लगभग 1-1.5 हफ्ते से हमने बंद किया हुआ है ताकि किसी तरह का कोई अफेक्टेड चिकन इनको ना दिया जाए। साथ में जो उनके खाने पीने का और जो रहने का स्थान है उसको प्रॉपर हमने हाइजीनिक तरीके से, जो बर्ड फ्लू का प्रोटोकॉल है उसके आधार पर पूरी तरह साफ सफाई की व्यवस्था की है। जो कि खाने के बर्तन हैं, जो उनके रहने की जगह है, उसको पूरा जो प्रोटोकॉल के अंदर आता है उसी हिसाब से हमने उसको हाइजीनिक व्यवस्था बनाई गई है। किसी भी तरह का बाहर का कोई भी विजिटर, अगर वो हमारा स्टाफ भी है, तो वो अपना जो पुराने जो वस्त्र है जो घर से पहन के आता है उसको चेंज करने के बाद में एक पीपी किट, इससे एक तरह का वस्त्र होता है, उसको पहना के ही वो अंदर उनको खाना या सफाई की व्यवस्था जो है उसके द्वारा की जाती है। यानी कि जो बर्ड फ्लू का प्रकोप है उसका कहना कि असर रेस्क्यू सेक्टर में भी है सर। हाँ, बेसिकली क्या है कि बर्ड फ्लू में जो आपका नॉर्मल चिकन है, क्योंकि इसमें सीधा स्पष्ट निर्देश ये है कि जो भी अफेक्टेड चिकन है उसको समूल को नष्ट किया जाता है, उसके बाल, उसकी पूरी बॉडी। तो जैसे मैं आपको बता रहा कि काशीपुर में जहाँ पॉजिटिव आया है तो उसमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि बर्ड फ्लू में बेसिकली मीट से ही फैलता है। और चूंकि हमारे पास सूचना पूर्व में थी, एसओपी जारी होने से पहले, एडवाइजरी जारी होने से पहले, तो हमने जो हम अपने गुलदार को जो चिकन देते थे वो हमने पहले से ही बंद किया हुआ था। अब चिकन चूंकि नहीं दे रहे हैं तो इससे उनमें बर्ड फ्लू होने की संभावना नील हो जाती है। साथ ही साथ हम कुछ तरह की दवाई हैं कि जिससे हमारे जानवरों की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो हमने पहले से चला के रखते हैं, जिसमें सप्लीमेंट वगैरह होते हैं ताकि उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता बनी रहे। अभी हरिद्वार जिले में इस तरह की कोई सुविधा तो नहीं है? नहीं, अभी मेरे संज्ञान में, क्योंकि मेरी जो यहाँ के सीईओ साहब हैं उनसे भी वार्ता हुई, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर लिए जा रहे हैं। जो भी पोल्ट्री फार्म यहाँ के उनमें वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और चूंकि इसमें अगर कोई बर्ड की डेथ होती है तो उसके सैंपल को भोपाल भेजा जाता है। भोपाल से अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी हरिद्वार में मेंशन नहीं की गई है। प्रिवेंटिव मेजर हम लोग पूरी तरह से ले रहे हैं और लगभग ये मेजर हम 1 महीने तक लेंगे। अगर हमारा नेगेटिव नहीं भी आता तो भी इसको हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको 1 महीने तक आगे लगातार करते रहेंगे। पूरा नाम क्या लिखिए? मैं डॉक्टर अमित ध्यानी हूँ। मैं यहाँ पे वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और गढ़वाल मंडल में मैं रेस्क्यू और बाकी ऑपरेशन देखता हूँ। अब खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के तलसारी गांव से दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहां पर 32 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जहां आपको बताते चले कि घटना से पहले उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात भी कही थी। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जहां जांच को शुरू कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस बीच फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि एसएसपी पौड़ी लकेश्वर सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अपने आप को मारी है। दो है, वो गांव के हैं, कहाँ के हैं? ना गांव का नहीं, वो दूसरे गांव का। जहाँ पे ये स्टिकर है, ये स्टिकर। कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई सीमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंटवाल की डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा, ठीक है। और इसके भरोसे पे हमने जो पैसे उठाए लगातार वहां से, उन पैसों में इसने क्या करा मेरे साथ होशियारी, इसने वो पैसे वैसे नहीं हम मेरे से मांगे, इसने मेरे से पैसे मांगे न्यूज चैनल पोर्टल के नाम से। इसने मर्सिडीज ली, वो मर्सिडीज मैंने लेके दी इसे। ये एक ट्रांजेक्शन दिखा दे उस मर्सिडीज की कि मैंने 1 रुपए दिया उस, ठीक है। इसकी वाइफ का फोन, इसका फोन, इसके छोटे भाई का फोन, सारे फोन 1.5 से 2 लाख रुपए के। इसने मेरे से बड़े तरीके से वो फोन मांगे, वो फोन लिए, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे बोला एक न्यूज चैनल का ऑफिस खोलना है, न्यूज चैनल के पैसे भी मेरे से लिए, ठीक है। आप
उसके बाद ऑफिस में जो पैसे लगे सारे पेमेंट मैंने इसका ऑफिस रेडी कराया, ऑफिस का किराया से लेके इसके ऑफिस में सैलरी से लेके सब मेरे थ्रू इसने दिलवाई और इसको पता था कि मैं वो काम नहीं करूंगा। इसी वजह से इसने कभी मेरे साथ लिखत नहीं करी, मैं इससे लिखत भी करना चाहता था। तूने मुझे इतना लूटा, इतना बर्बाद कर दिया, लास्ट टाइम पे तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अब उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता जिसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथाकथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का नाम लेते हुए आरोप लगाए गए हैं कि इस व्यक्ति के प्रेशर के आधार पर ये सुसाइड कमिट किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग फोरेंसिक की टीम्स और मोबाइल यूनिट्स के द्वारा इसकी जांच करवा रहे हैं। जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे उस एविडेंसेस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां पर किसानों की ट्रैक्टर रैली आज 4 सूत्रीय मांगों को लेकर देहरादून के लिए रवाना हुई थी और जहां पर बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ डोईवाला के गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए। तो वहीं आपको बता दें कि डोईवाला बाजार होते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच ऊर्जा भवन देहरादून के लिए कूच किया गया और जहां पर रैली का नेतृत्व किसान यूनियन के नेता जगदीश सिंह बाजवा और सुरेंद्र सिंह खालसा ने किया और जहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी की जा रही है और जिससे किसानों का आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही पानी की दरों में भी वृद्धि और ट्यूबवेल पर शुल्क लगाने जैसे फैसले किसानों के हितों के खिलाफ हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि उन्हें फसलों का भी उचित मुआवजा और वैज्ञानिक मूल्य 500 प्रति क्विंटल भी नहीं मिल रहा है और इन्हीं मांगों को लेकर आक्रोशित किसान राजधानी की ओर कूच करते हुए दिखाई दिए। पत्रकार महोदय, सड़कों पे आने का किसान को ना तो समय है ना कोई शौक है, ये मजबूरी सड़कों पे लाई है। कई साल हो गए गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और यहाँ आपने देखा एक नया जो है धामी सरकार एक कार्य करने जा रही है, स्मार्ट नाम दिया उसको स्मार्ट मीटर, लेकिन वो सरेआम चोर मीटर है। एक जो है जीनस कंपनी है अडानी की, उसके थ्रू उसको काम दिया है। जो कंपनी गोवा में ब्लैकलिस्ट कर दी गई है उस कंपनी को उत्तराखंड में काम दिया है, वो जबरन जाके लोगों के घरों में मीटर लगा रहे हैं। एक वो, दूसरा जंगली जानवरों का नुकसान, तीसरा फसलों के रेट नहीं बढ़े, चौथा बिजली का बिल दुगना कर दिया, पानी का बिल 2 महीने का जितना आता था उतना 1 महीने का आ रहा है। अभी इन्होंने उसमें भी बहुत तगड़ी धांधली जो की है, उसी मुद्दों को लेकर के आज ऊर्जा भवन का घेराव है और हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं हमें शांतिपूर्वक जाने दे। अगर हमें रोकने का कार्य किया गया हम बड़ी से बड़ी बाधा को तोड़ के जाएंगे। नाराज क्या है, जब जिंदगी चलानी मुश्किल पड़ जाएगी लोगों को तो लोग फिर सड़कों पर आते हैं और लोकतंत्र में विरोध का तरीका यही है कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ। कि आप देखिए कि बिजली के बिल कितने बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है कि जो स्मार्ट मीटर लगेगा उसका बिल जो है कंपनी को पहले चला जाएगा, फिर हम उसे यूज करेंगे। हमारी फसलों के रेट हमें प्रदर्शन करके मिलते हैं, 1-2 साल हम अपने गन्ने की पेमेंट के लिए रहते हैं और फसलों का जो रेट है वो भी उस अनुपात में बढ़ता नहीं है जिस अनुपात में खादों के, बीज के जो रेट बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा ये ऊर्जा भवन देहरादून में घेराव का कार्यक्रम है कि किसानों को, चाहे वो पहाड़ के किसान हो, उनके लिए कोई विशेष कोई भी सुविधा नहीं है कि वहाँ पर अगर कोई प्रोडक्शन करते भी हैं जंगली जानवरों से बचा के उसको कहीं लाने का कोई साधन नहीं है। उनके कलेक्शन सेंटर अगर सरकार वहाँ बनाए और लोगों को राहत दे बिजली के बिलों में, ट्यूबवेल के बिलों में, इन सारी मांगों को लेकर के आज देहरादून में ऊर्जा भवन का घेराव है। उसके लिए सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं डोईवाला में। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।